जम्मू कश्मीर में क्या मरकज एक खोखली रियासत के साथ एक बेइख्तियार वजीर आला लाने की कोशिश कर रही है? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 में मरकज की जानिब से एक बड़ी तब्दीली लाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकतों में इजाफा कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले को नए वजीर आला को बिना ताकत के रखने का इकदाम क्यों करार दिया? अमेंडमेंट से कौन सी चीजों को बदला गया है? चलिए तफसील से जानते हैं। आज वजारत दाखिला की जानिब से जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 में तरमीमी लाई गई और तरमीम करते हुए साबका रियासत जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कुछ इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के सेक्शन 55 के जरिए हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये तरमीमी को अपनी मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया ने जम्मू और कश्मीर की हुकूमत के लेन देन के कवायद 2019 में मजीद तरमीमी की है। जारी करदा नोटिफिकेशन में लिखा गया कि इन कवायद को जम्मू और कश्मीर की हुकूमत की लेन देन का कारोबार रूल्स 2024 कहा जा सकता है। ये तरामीम 12 जुलाई को नाफज हो गए। सरकारी गैजेट में आशियात की तारीख एकदम जम्मू और कश्मीर में कासराई से मुत्तलिक असेंबली इंतखाबात के पेश नजर है। जम्मू और कश्मीर रूल्स 2019 यूनियन टेरिटरी की हुकूमत के कारोबार के लेन देन में कुछ असूल दाखिल किए गए हैं। दाखिल करदा झेली असूल के मुताबिक कोई भी तजवीज जिसके लिए पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और इंडिया सर्विस और एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले से महकमा खजाना की साबका मंजूरी की जरूरत हो, एक्ट के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंजूरी या मुस्तरद करने का हुक्म है, जब तक कि उसे चीफ सेक्रेटरी के जरिए लेफ्टिनेंट के सामने नहीं रखा गया हो। प्रिंसिपल रूल्स में रूल 42 के बाद रूल 42A को इशारा करते हुए दाखिल किया गया है। महकमा कानून, इंसाफ और पार्लिमानी अमूर अदालती कार्यवाही में एडवोकेट जनरल की तकरूरी और एडवोकेट जनरल की मदद के लिए दीगर लॉ अफसरान की तकरूरी की तजावीज पेश की जाएगी, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के लिए। दाखिल करदा रूल्स 42B में प्रोसिक्यूटर की मंजूरी या अपील दायर करने की मंजूरी या इनकार से मुतल्लिक कोई भी तजवीज कानून, इंसाफ और पार्लिमानी अमूर के महकमे की तरफ से चीफ सेक्रेटरी के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखी जाएगी। प्रिंसिपल रूल्स में रूल 43 में तीसरे प्रोविजो के बाद नोटिफिकेशन में बताया गया कि जेलों, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से जुड़े मामलात पर तवज्जो मरकूज करते हुए कुछ शराइत डाली जाएंगी, जिसके तहत मामलात लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी के जरिए पेश किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और ऑल इंडिया सर्विस अफसरान के कैडर ओहदों की पोस्टिंग और तबादले से मुतल्लिक मामलात के सिलसिले में तजवीज लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जरिए चीफ सेक्रेटरी के जरिए पेश की जाएगी। ये बात भी यहाँ काबिले जिक्र है कि प्रिंसिपल रूल्स गैजेट ऑफ इंडिया में 27 अगस्त 2019 को शाया हुई थी और उसके बाद 28 फरवरी 2024 को उनमें तरमीम की गई। अब मरकज के इस फैसले की खबरें सुबह से ही बड़ी बातचीत में हैं और जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी इस पर अपने अपने बयान दिए हैं। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक और इशारा है कि जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात करीब आ रहे हैं। यही वजह है कि जम्मू और कश्मीर के लिए मुकम्मल गैर मनकसाम रियासत की बहाली के लिए टाइमलाइन तरतीब देने का पुख्ता अज़म उनके इंतखाबात के लिए एक शर्त है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि जम्मू और कश्मीर की आवाम बेइख्तियार सीएम से बेहतर की मुस्तहक है। रबर स्टैम्प सीएम जिसे अपनी चपड़ासी की तकरूरी के लिए भी एलजी से भीख मांगनी पड़े। जम्मू और कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने इस तब्दीली को बेहद जरूरी करार दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूथ के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट आदित्य गुप्ता ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जम्मू और कश्मीर में मुस्तकबिल की हुकूमतों को एलजी ऑफिस में मौजूद अहम निगरानी और फैसला साजी की ताकत का मुकाबला करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे वफाकियात के असूल और मुंतखब हुकूमत की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में इंतखाबात के इनकाद का क्या जवाज है जब काफी इंतजामी कंट्रोल एलजी के पास रहे और मुंतखब नुमाइंदों के पास कुछ ना हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक ने भी इस फैसले को अफसोसनाक बताया है। उन्होंने बताया कि इस फैसले से सभी हकूक और इख्तियारात एलजी को दे दिए जाएंगे जिन्होंने लोगों की जानिब से चुना भी नहीं गया। वही जो हुकूमत जिन्हें लोगों ने चुना है और चुनकर उन्हें आगे भेजा है, उन्हें कोई भी इख्तियारात नहीं होंगे कि वो अपने फाइनेंशियल फैसले ले सके, पुलिस या कानून के महकमे में कोई भी तब्दीली कर सके। तनवीर सादिक ने मजीद कहा कि ये लोगों के लिए आंख खोलने वाली बात है कि बीजेपी किस तरह से यहाँ के लोगों के हकूक छीन रही है और उनके खिलाफ फैसले ले रही है, क्योंकि ये वादा वजीर आजम और मरकज की जानिब से किया गया था कि जम्मू और कश्मीर में फौरी तौर पर ही स्टेटहुड की बहाली कर दी जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो दिल्ली से एक फरमान आया है जिसमें जितने भी हुकूक हैं और पावर्स हैं वो एलजी, जो अनइलेक्टेड एलजी है, उसको दिए जाएंगे और जो कल हुकूमत बनेगी लोगों के वोटों से,
ان کے پاس وہ پاور نہیں ہوں گے کہ وہ اپنی فائنانشیل ڈیسیجنز لے، پولیس کا یا کسی بھی محکمے میں کوئی تبدیلی کرے. بہت افسوسناک ہے جس طرح بی جے پی نے پہلے اس ریاست کو توڑ کے اس کو یو ٹی بنایا، اس کے بعد دو یو ٹیز میں ڈیوائیڈ کیا. آج ایک اور اسی میں یہ جو ان نے آج فرمان دیا ہے جس میں لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. یہ ایک آنکھ کھولنے والی بات ہے یہاں کے لوگوں کے لیے کہ کس طرح بی جے پی بار بار جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق چھین رہی ہے. یہ ہمیں وعدہ کیا تھا پردھان منتری اور گرہ منتری سے کہ یہاں کا جو اسٹیٹ ہوڈ ہوگا وہ امیڈیٹلی ریسٹور ہوگا، لیکن آج کے اس ڈیسیجن سے صرف افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا جو حقوق ہے وہ چھینے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے بھی آج پریس کانفرنس رکھتے ہوئے اس فیصلے پر تنقید کی اور کہا کہ اسے مرکز ہمیں صرف ایک کھوکھلی ریاست دینا چاہتی ہے جس میں ہمارے خود کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ دلوں کی دوری کو دور کرنے کے مرکز کی باتیں اگر اس طرح کی ہیں تو جموں کشمیر کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ یہ یہاں کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. پہلے ہی 5 اگست 2019 کو یہ جو ہماری پرانی ریاست تھی اس کو یو ٹی میں 2 حصوں میں تقسیم کر کے یو ٹی میں ڈاؤن گریڈ کر کے سامنے لایا گیا. پارلیمنٹ میں کہا گیا اسٹیٹ بحال کیا جائے گی. سپریم کورٹ نے لاسٹ ایئر ڈیسیجن دیا کہ اسٹیٹ بحال ہو جائے گی. پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر صاحب نے ہمیشہ بولا، لیکن کل جب ہم اس ایکٹ کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کھوکھلی اسٹیٹ دینا چاہتے ہیں جس میں کوئی بھی پاورز کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوں گے. ڈیموکریسی میں شاید یہ ایک مذاق ہے، اور اگر جو کہتے تھے کہ دلی اور دلوں کی دوری دور کرنی ہے، اگر اس کا مطلب یہی ہے تو کم از کم جموں کشمیر کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. جموں کشمیر کی جو اپنی اسمبلی ہوا کرتی تھی یہ سب سے پاورفل اسمبلی تھی. اگر اب پاورفل سب سے نہیں ہوگی کم از کم ویسی ہو جیسی باقی ریاستوں میں ہر ریاست میں اسمبلی ہے. اگر اس کو پہلے ہی اس کے دانت ٹوتھ لیس ٹائیگر ایک چیف منسٹر یہاں کا کھڑا کرنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، دھول جھونکنی ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ جموں کشمیر کے لوگوں کا حل ہوگا. بتاتے چلیں تو اگر جموں کشمیر میں ریاست کا درجہ بحال کرنے سے پہلے اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں اور جموں کشمیر یو ٹی میں ہی رہتی ہے، ایسے میں یہاں کی اہم ترین طاقتیں لیفٹیننٹ گورنر کے ہاتھ میں ہی رہیں گی. بہرحال یہ بڑی خبر ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن بل 2019 میں بڑی ترمیمی لائی گئی اور کچھ نئی طاقتوں کو لیفٹیننٹ گورنر کے حق میں لکھ دیا گیا. بیورو رپورٹ، نیوز انسائیڈر.